गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सवाल उठता है कि भाषा क्या है। आपको पता है भाषा क्या होती है? भाषा का अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना, अर्थात अपने मन के विचारों को सामने वाले तक पहुंचाना और जो सामने वाला है उसके विचारों को ग्रहण करना ही भाषा है। ठीक है, तो ये तो एक साधारण अर्थ हो गया कि भाषा क्या है कि अपने मन में जो विचार हैं उनको सामने वाले तक पहुंचाना और सामने वाले के मन के विचारों को समझना ही भाषा है। लेकिन इस भाषा को हम भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है लिखित रूप और एक होता है मौखिक रूप। जब हम किसी बात को बोलकर बताएंगे, बोलकर प्रकट करेंगे तो वह मौखिक रूप हो जाएगा, और जब हम अपनी बात को लिखकर समझाने का प्रयास करेंगे या सामने वाले तक पहुंचाएंगे तो वह भाषा का लिखित रूप होगा। तो बच्चों, अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं कि भाषा, लिपि और व्याकरण क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में उठने वाले विचारों अथवा भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। वह अपने वातावरण में होने वाली क्रियाओं, बातों व व्यवहारों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रकार विचारों की संपूर्ण अभिव्यक्ति हेतु मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि संबंधित व्यक्ति उसके विचार समझकर उन पर प्रतिक्रिया देते हैं, और विचारों की अभिव्यक्ति हेतु जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वही भाषा है। तो आपको सब कुछ समझ में आया कि जो हम मुँह से बोल रहे हैं, जो हमारे विचार हैं, वो हम सामने वाले को समझाएंगे, लेकिन उसका माध्यम कैसा है, वो हम बोलकर समझा रहे हैं या हम उसको लिखकर समझा रहे हैं, तो वो एक अलग तरीका हो जाता है। लेकिन साधारण शब्दों में भाषा की परिभाषा यही होगी कि अपने मन की बात को सामने वाले तक पहुंचाना, चाहे उसको हम लिखकर समझाएं या उसको हम बोलकर समझाएं। अर्थात तो भाषा की क्या परिभाषा होगी उसको हम देख लेते हैं। और सबसे पहले एक बात और है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, यानी कि भाषा का संबंध किससे है? बोलना से है। अब हम भाषा की परिभाषा पढ़ लेते हैं और बच्चों, आपको यह परिभाषा याद करनी है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। बात वही है जो मैंने आपको पहले बताई कि जब हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर सामने वाले तक पहुंचाएंगे तथा दूसरों के जो भाव और विचार हैं उनको सुनकर या पढ़कर ग्रहण करेंगे तो वह भाषा कहलाती है। अब आते हैं भाषा के भेद कि भाषा के हिंदी में कितने भेद हैं। भाषा के दो भेद होते हैं, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब हम इन दोनों को विस्तृत रूप में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मौखिक भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा क्या होती है? मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वह भाषा का बोलचाल का रूप है। समझ में आया कि मुख यानी कि मुंह से जो विचार बोलकर बताए जा रहे हैं, प्रकट किए जा रहे हैं, तो वह भाषा का बोलचाल का रूप है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। सर्वप्रथम मौखिक भाषा ही मानव के प्रयोग में आई थी। समझ में आया कि सबसे पहले व्यक्ति ने बोलना ही सीखा था, उसको लिखने का ज्ञान नहीं था। प्राय टीवी या रेडियो पर हम कार्यक्रम देखते या सुनते हैं। भाषा तथा संवाद भी हम नाटकों द्वारा सुनते हैं। इन्हें सुनना, परिचय लेना देना, गीत गाना, संवाद बोलना, भाषण देना आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। समझ में आया कि जब हम टीवी पर या रेडियो पर कोई कार्यक्रम देखते हैं या सुनते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उनको सुन रहे हैं।
ठीक है। इसी तरीके से दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, कोई नाटक चल रहा है, तो नाटक क्या होता है, उसको भी हम देखते हैं और सुनते हैं। इसी प्रकार सुनना, या हम किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, उसका परिचय ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो सारे कैसे बोलकर बता रहे हैं। गीत भी गा रहे हैं, तो ये हम कोई गीत गाएगा उसको हम सुनाएंगे, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, मौखिक रूप ही हो गया। भाषण देना आदि किसके रूप है, मौखिक भाषा के ही रूप हैं। फिर आता है लिखित भाषा। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप है। समझ में आया कि जो हम कुछ लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो वह भाषा का लिखित रूप हो जाएगा। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, किंतु लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्र या कंप्यूटर टाइप सामग्री, ईमेल, पुस्तक, पत्रिकाएं, मोबाइल पर संदेश पढ़ना, ये सभी भाषा के लिखित रूप हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, भाषा के कौन कौन से सामग्री है लिखित भाषा की, जैसे समाचार पत्र, उसमें लिखा हुआ है, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर सामग्री, कंप्यूटर पे हम लिखते हैं और उसको हम पढ़ते हैं। इसी पर जैसे ईमेल आया या कोई मैसेज आया तो उन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ता है। जब पुस्तक और जो पत्रिका हैं उनमें कोई संदेश है उसको हम क्या करेंगे, हमें पढ़कर ही समझना होगा। ठीक है, और मोबाइल पे यदि कोई संदेश आता है या कोई मैसेज आता है तो हमें उसको रीड करना होता है, उसको हमें पढ़ना होता है और हमें उसको पढ़कर ही समझना है। तो ये सभी क्या हो गए, लिखित भाषा के रूप हो गए जिनको हम पढ़ सकते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि बंगाल में बंगाली बोली जाती है, असम में असमी भाषा बोली जाती है आदि। इसी प्रकार हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि विभिन्न राज्यों में बोली जाती हैं। अब आपको पता है बच्चों कि पंजाबी कहाँ बोली जाती है, पंजाब में बोली जाती है। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक में बोली जाती है। तेलुगु कहाँ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। मलयालम केरल में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। मराठी कहाँ बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो अलग अलग राज्य की अपनी एक अलग अलग भाषा है, किंतु हमारे संपूर्ण राष्ट्र की एक ही भाषा है, उसका नाम है हिंदी। क्योंकि जो हमारे सारे ऑफिशियल जो वर्क होते हैं, जो हमारे कार्यालय हैं या दफ्तर हैं, उनमें जो काम होते हैं वो सारे हमारे हिंदी में ही होते हैं। अब आता है कुछ अन्य और भाषाएं हैं, जैसे मातृभाषा। बालक अपने परिवार तथा माता से जो भाषा सीखता है उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। माँ से या जो अपने आसपास या जो हमारा पड़ोस है उससे हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। फिर है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं, उनको आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, 22 भाषाओं को। वे इस प्रकार हैं, अभी 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। पहले है हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। तो ये 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हिंदी एक सशक्त भाषा है। इसने अनेक देशी और विदेशी भाषाओं को विदेशी शब्दों को अपनाया है। इसने अन्य भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों, मुहावरों और कहावतों को अपने भीतर समाया है। इस प्रकार हिंदी ने अपने शब्द भंडार और अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध किया है। यानी कि बहुत इसका जो कहते हैं सागर है बहुत बड़ा है। यानी कि शब्द भंडार जो है बहुत अत्यधिक विस्तृत है, किसका, हिंदी भाषा का। संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा को तीसरा स्थान
प्राप्त है। अब पढ़ेंगे हम लिपि। लिपि क्या होती है? ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जो ध्वनियाँ यानी कि हम जो बोलते हैं उनको जब हम लिखेंगे तो वह विधि क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। संसार में अनेक भाषाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि को अलग नाम दिया गया है, यानी कि प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है बच्चों? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसी प्रकार संस्कृत को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अर्थात क्या अर्थ हुआ कि हिंदी और संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। पंजाबी की जो लिपि है उसका नाम गुरुमुखी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है। उर्दू को हम फारसी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? इनको आप याद कर लेना कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। अब पढ़ेंगे हम बोली। बोली क्या होती है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ठीक है, भाषा तो एक संपूर्ण राष्ट्र की हो गई या राज्य की हो गई, लेकिन उसमें अलग अलग क्षेत्र होते हैं और उन क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों को आदान प्रदान करने का साधन होती है। ठीक है, भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भारत में बोले जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं जैसे ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि। ये क्या हैं? बोलियां हैं। जैसे हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ हरियाणवी बोली बोली जाती है। अवध में जाएंगे तो अवधी बोली जाएगी और भोजपुरी भोजपुर में बोली जाती है। ठीक है, इसी तरीके और ब्रज क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। यदि व्याकरण नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को अशुद्ध ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, उसके नियमों का ज्ञान नहीं होगा, हम तब तक किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, बोलना और सीखना नहीं सीख सकते हैं। भाषा और व्याकरण का संबंध कि भाषा का व्याकरण से क्या संबंध है। भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध है। भाषा पहले बनती है तथा उसका व्याकरण बाद में रचा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है कि भाषा और जो व्याकरण है उसका संबंध कैसा है? घनिष्ठ है, क्योंकि भाषा पहले बनती है और उसका व्याकरण बाद में बनाया जाता है। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधती है। समय के साथ साथ भाषा में अनेक परिवर्तन होते हैं और शब्द जुड़ते हैं। व्याकरण सबकी समीक्षा करता है और उसके लिए नियम बनाता है। तो व्याकरण का मेन काम क्या हो गया कि नियम बनाना, ठीक है, और उनकी समीक्षा करना कि हम किसी भी अशुद्ध शब्द को या किसी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कैसे करेंगे, उसका शुद्ध रूप कैसे प्रकट करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण अपने नियमों द्वारा भाषा की अशुद्धता को दूर कर उसे नया और संवरा हुआ रूप प्रदान करता है। तो ये काम किससे होता है? व्याकरण से। यदि कोई चीज़ अशुद्ध है उसको हमें शुद्ध करना है तो इसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अब है व्याकरण के अंग कि व्याकरण के कितने अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं। व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा अंग है वाक्य विचार। तो भाषा की लघुतम इकाई वर्ण है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है तथा सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य है। यानी कि और सार्थक वर्णों के मेल से जब शब्द बनते हैं तथा शब्दों के मेल से वाक्य की रचना होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी में सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो आप क्या जवाब दोगे? हिंदी में सबसे छोटी इकाई है वर्ण और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य। ठीक है, अब क्या होगा? वर्ण से शब्द बनेंगे और शब्दों के योग से वाक्य बनेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपका यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम आओ दोहराएं, यानी कि इस कॉलम में आते हैं और जो हमने इस पाठ्य पुस्तक में पढ़ा उसको एक बार दोहरा लेते हैं। पहला विचार है, विचारों की अभिव्यक्ति हेतु जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? वही भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। ध्वनियों को लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी में
लिखा जाता है। तो ये मेन पॉइंट थे जो कि आपको याद करने हैं। तो बच्चों आपको एक बार इस पार्ट को और पढ़ना है जिससे कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो बच्चों आपका यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।